सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। मुल्क में जिस तरह से सियासी डायनामिक्स चेंज हो रही हैं उसमें सिर्फ फैक्टर इंटरनल नहीं है बल्कि एक्सटर्नल है, चाहे वो बोर्ड ऑफ पीस के मामले में पार्लियामेंट को एतमाद में लेना हो या फिर आज केपी में डेवलपमेंट के सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि मेरे लोगों को तो ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है और फिर फेडरल गवर्नमेंट को इस पर वजाहत देना पड़ेगी। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे और मईशत किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड बार बार ये बात होती है कि इदारे या इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है गवर्नमेंट की मुआशी तौर पे परफॉर्मेंस। इस पर खुल के बात करेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी साहब मेरे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया बिलाल यू जॉइनिंग मी। पहले बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर बात करते हैं। मुझे बताएं कि आपको लगता है कि ये कलेक्टिवली इस फैसले को ठीक से लिया गया है और कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? कल शाज़िया मरी साहब मेरे साथ ही, उन्होंने कहा जब शहबाज शरीफ वापस आएंगे तो हम देखेंगे कि वो क्या रीज़न्स देते हैं बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने पे, उसके बाद हम अपनी रीज़न्स देंगे कि फ़ैसला ठीक था या नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतूल साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मेरे ख़्याल से जी इस हवाले से हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ दिया भी है और आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की प्रेस रिलीज़ भी देखी। देखिए बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान ने फ़िलिस्तीन की में अमन के लिए पिछले साल में बिलखसूस सफारती महाज पर बड़ा अहम किरदार अदा किया और आगे जब आपने देखा कि पहली स्टेटमेंट जो हुकूमत ने इशू की थी बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करने के हवाले से और तो यही उसमें भी हमने जिक्र किया और वही बात मैं आपके सामने दोहराऊँगा कि बुनियादी मकसद यही है कि ये बोर्ड एक वसीला बने फ़िलिस्तीन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड में इजाफे के लिए, परमानेंट सीज़ फायर के लिए, गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए और गज़ा में मुस्तकिल अमन के लिए। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वहाँ पर आपने देखा कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की और साथ ही साथ हुकूमत ने यह भी वाज़े तौर पे कहा है कि देखिए बोर्ड ऑफ पीस जॉइन करना अगेन एक हमारे लिए कड़ी है उस बुनियाद की जो हमेशा पाकिस्तान की एक मुस्तकिल बुनियाद रही है फ़िलिस्तीन के हवाले से, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान एक आज़ाद, एक सॉवरन, एक कंटिग्यूस स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन के हक़ में है और उसको हासिल करने के लिए जो भी स्टेप्स उसको इनेबल करते हैं उसके हक़ में है। और प्री 1967 बॉर्डर्स पर जो कि अल-कुद्स अल-शरीफ जिसका दारुल हुकूमत होना है। तो देखिए पाकिस्तान को फ़िलिस्तीन के अवाम के लिए फ़िलिस्तीन के मुकदमे में हम हमेशा अपनी आवाज़ तो उठाते रहे, मगर आज अमलन हमें एक सीट ऑन द टेबल मिली है हमारी सफारती कामयाबियों के बाद, जहाँ पर हम अमलन एक किरदार अदा कर सकते हैं फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए और फ़िलिस्तीन के अवाम की। लेकिन बिलाल ये तो वो चीज़ें जो मेरे ख्याल है पाकिस्तान में बच्चा इस पर कन्विंस्ड है, सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ इसके ऊपर एक टेबल पे हैं, इसमें कोई लड़ाई है ही नहीं कि हम पैलेस्टाइन के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ कि बस शहबाज शरीफ साहब ने जाने से पहले ये बात कर लेते? क्योंकि जो ब्रीफिंग दी गई है रिसेंटली जर्नलिस्ट को, उसमें कहा गया कि गवर्नमेंट का काम है कि वो बाकी जमातों से इंगेज करे। तो क्या वजह थी? क्या जल्दी थी, कोई स्केड्यूल का इशू था, या वो रिलक्टेंट थे कि कोई रेजिस्टेंस आ सकती है, पहले ही कर लेते बात? नहीं देखिए यकीनन हुकूमत चाहती है और कोशिश करती है कि जितना मैक्सिमम पार्लियामान को आगाह भी रखा जाए और पार्लियामान की से मुशावरत भी की जाए। इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने फेडरल कैबिनेट की अप्रूवल के साथ नंबर 1 ये शमूलियत की और नंबर 2 देखिए इंशाल्लाह एक तो आपने देखा कि टाइम विंडो बिटवीन द इन्विटेशन एंड द फॉर्मलाइजेशन वाज रिलेटिवली शॉर्ट, मगर आगे पार्लियामान को जिस तरह और अमूर पे आगाह रखते हैं इसमें भी इंशाल्लाह रखेंगे भी। और आगे अभी तो बोर्ड ऑफ पीस में एक शमूलियत हुई है, आगे गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन के मामलात हैं, उसके प्लान्स हैं और उसके अंदर वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान का उसमें किरदार रहेगा और यकीनन पार्लियामान उसका हिस्सा रहेगी। तो देखिए बात बुनियादी तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो तफरीक मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है, आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चा बच्चा पाकिस्तान का फ़िलिस्तीन के अवाम पे जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उसका दर्द भी रखता है और उसके हक़ में भी है कि वहाँ पर जो भी बेहतरी लाई जा सकती है। मगर मैं आपसे जो बुनियादी फ़र्क अब है वो ये है कि पाकिस्तान हैज़ अ सीट ऑन द टेबल
पाकिस्तान का फ़ैसला ये था कि एक ऐसी मेज़ जिसने आगे किरदार अदा करना है फ़िलिस्तीन के फेट में, क्या पाकिस्तान उसका हिस्सा बने या ना बने, और उसमें दीगर और हमारे दोस्त मुसलमान ममालिक के साथ हमने फ़ैसला किया कि उस मेज़ पर हम हों, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो UAE हो, चाहे वो कतर हो, इंडोनेशिया हो, तो दीगर और ममालिक के साथ हम मिल के इंशाअल्लाह अपना किरदार अदा करेंगे ताकि फ़िलिस्तीनी अवाम को उसका लेकिन जो मौलाना फजल रहमान के बयान आता है, PTI को साइड पे रखते हैं, PTI को फॉर एग्जांपल हम कंसिडर ही नहीं करते, लेकिन जो मौलाना साहब के बयान आता है कुछ और लोगों के, वो डैमेजिंग, क्या उसको गवर्नमेंट कंसिडर नहीं करती? और अगर पहली बातचीत होती तो बयान ना आते, जो भी बात है वो बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू आपस में सॉर्ट हो जाती? नहीं देखिए, या फिर हम इसको बड़ी खबर बना रहे हो, इतनी बड़ी खबर नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है जी, हमें मौलाना साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, और मगर मेरा ख्याल है कि इस पे हमें बड़ी समझदारी से बात करनी चाहिए। मैं फ्रेंकली मौलाना साहब की उस दिन की तकरीर से इत्तफाक नहीं करता, और मेरा ख्याल है, मेरी समझ से ये बात बाहर है कि अगर कोई भी ऐसा फोरम बन रहा है जहाँ पर पाकिस्तान एक अमलन किरदार अदा कर सकता है, मैं अपनी वॉइस के ज़रिए डिसीजन मेकिंग में एक कोई उसको कोई हिस्सा मिलता है, या अपना सिला मशवरा देने का ही सही, अब दूसरे दोस्त ममालिक के साथ मिल के वो एक ऐसा इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर सकता है कि कल फ़िलिस्तीन के फेट में जो बेहतरी लाई जा सकती है उसमें अपना किरदार अदा करे, तो मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान को उसको अवेल करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर इस तरह के फ़ोरम के अंदर पाकिस्तान ना शामिल होता, तो पाकिस्तान एक ऐसे फोरम को ना कर रहा होता जिसका कल फ़िलिस्तीनी अवाम के ऊपर असर होता, तो मेरे ख्याल से ये पहली दफ़ा पाकिस्तान को इस तरह एक मौका मिला है। और देखिए, उसमें आगे पाकिस्तानी हुकूमत फ़िलिस्तीनी अवाम की राइट्स को और उधर की जो ज़रूरियात हैं, उधर के जो हक़ है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एड है, चाहे वो रिकन्स्ट्रक्शन है, चाहे वो पीस है, चाहे वो इंडिपेंडेंस है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही अपना किरदार इस बोर्ड पे अदा करें। और स्टेटेड पोजीशन को ही आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन बिलाल, आपने कहा कि इसलिए नहीं बताया गया दूसरी जमातों को क्योंकि स्केड्यूल की वजह से देखिए थोड़ा मसरूफ थे। नहीं जी, दावत आने में और बोर्ड ऑफ पीस बनने के अंदर टाइम विंडो भी बड़ी शॉर्ट थी। आपने देखा है कि जी फ्रॉम द टाइम दैट पाकिस्तान रिसीव्ड द इन्विटेशन, बट फेडरल कैबिनेट डिड अप्रूव, और देखिए उसके बाद आपने देखा पिछले दिनों पे उस पर गुफ्तगू हुई भी है, और आगे भी देखिए अभी तो बोर्ड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस बनना था तो 3 महीने बहस हुई थी, तो ये तो बहुत बड़ी बॉडी बन रही थी। आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि जल्दी क्या है इस पे साइन करने का, और थोड़ा बात करते हैं, या आप क्लियर थे कि जो कर रहे हैं? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि क्या उसकी टाइमलाइंस और उसके फैक्टर्स थे, बट ऑल आई नो इज कि देयर वाज अ फोरम दैट वाज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है, जिसके अंदर दीगर और ममालिक भी मौजूद थे। और अभी तो देखिए एक फोरम का आगाज़ है, ये किसी और फोरम की रिप्लेसमेंट नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उस दिन कहा कि दिस पर्टिकुलर बोर्ड विल वर्क इन कंजंक्शन विद द यूनाइटेड नेशंस, मगर बुनियादी बात तो ये है कि एक ऐसे फोरम का आगाज़ हो रहा है जिसने इन द फर्स्ट इंस्टेंस अभी फ़िलिस्तीन के ऊपर उसकी रिकन्स्ट्रक्शन और उन चीज़ों पर फोकस करना है। और देखिए उसके अंदर आगे अब ये बोर्ड जब काम करना शुरू करेगा, इसके आगे मज़ीद इजलास होंगे और जैसे डेवलपमेंट्स होंगी, तो उसके अंदर साथ साथ पाकिस्तान एक अपना किरदार अदा करेगा, पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ होगा दूसरे ममालिक के साथ, और उस वक्त और उन सब चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह पार्लियामान को आगाह रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन बिलाल काबीना पे बात हुई थी, जैसे मैंने कहा जी, काबीना के अप्रूवल से ही पाकिस्तान ने ये शमूलियत का, और आप भी थे वहाँ पे? ये देखिए फेडरल गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा, फेडरल गवर्नमेंट ने इसका अप्रूवल दिया है, सो द कैबिनेट हैज़ गिवन द अप्रूवल ऑफ एंटरिंग इनटू दिस। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ अकेले नहीं, पूरी काबीना के फैसले के बाद ही पाकिस्तान ने बतौर एक हुकूमत रियासत इस बोर्ड में शिरकत। अच्छा, राना सनाउल्ला हैज़ टू से समथिंग अबाउट, और बिलाल ज़्यादातर जो मिनिस्टर्स हैं वो इस्लामाबाद में ही होते हैं, आप भी इस्लामाबाद में ही होते हैं, तो अगर शॉर्ट टाइम था और अपने भी मिनिस्टर्स आ रहे थे तो बाकी जमातों को भी बुला लिए जाते हैं? नहीं, देखिए कैबिनेट का अप्रूवल है तो कैबिनेट ने तो अप्रूवल कर दिया ना जी, उसमें दीगर वज़रा मौजूद थे। देखिए बुनियादी बात ये, एक फोरम पर अब शिरकत होगी, आगे अब इस फोरम में ऑपरेशनलाइज होना है, जो पाकिस्तानी हुकूमत के जो आगे इसके अंदर मौक़िफ़ होंगे ऑन एक्चुअल इशूज़, जब कोई एजेंडाज आएंगे उसके हवाले से पार्लियामान को जिस तरह दीगर और फोरम से पाकिस्तान की शमूलियत है उसके हवाले से आगाह रखा जाता है, और आगे जो अहम मेजर्स होते हैं जहाँ पर कुछ जगहों पर मशावरत पहले होती है, कुछ जगहों पर इन एनी केस पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी होती है, स्टैंडिंग कमिटीज़ में, कौमी असम्बली के फ्लोर पे, सेनेट के फ्लोर पे,
इधर भी इंशाल्लाह इसी तरह ही रखा जाएगा जी। पार्लियामेंट को आगाह भी रखा जाएगा और जहाँ जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर यकीनन पार्लियामेंट से मुशावरत भी। ठीक है बिलाल, 18वीं तरमीम को लेकर एक नई बहस शुरू हुई है। पीपल्स पार्टी समझती है कि ये लेगेसी है और इस पर जितना लेग वर्क किया गया है और जितने घंटों या दिनों या महीनों की डिलिब्रेशंस थी, इसमें इतनी जल्दी चेंज लाना ये अच्छी बात ही नहीं होगी। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ ने कहा, फिर उस पर जो बिलावल ने बयान दिया, वो क्यों इस वक्त इस पर बात शुरू कर दी है ख्वाजा आसिफ ने? 18वीं देखिए ये बात दो बातें ज़रा बैकग्राउंड के हवाले से। नंबर वन, आपको याद होगा कि NFC या लोकल गवर्नमेंट्स का मामला तो 27वीं तरमीम के दौरान भी हमने एज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन रखा था, मगर यकीनन 27वीं तरमीम में फिर वो उन मौज़ूआत को आगे लेके जाया गया था जिनके ऊपर 2/3 की हद तक इत्तफाक था। अब देखिए एक तो इन एनी केस NFC और लोकल गवर्नमेंट्स बोथ ये कंटिन्यूइंग डिस्कशन है। देखिए और उस दिन अब गुल प्लाज़ा का जब मामला पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा था और होना चाहिए, एक कौमी सानिया था, वहाँ पर फारूक सत्तार साहब ने पहले लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बात की और ख्वाजा आसिफ साहब को जब माइक मिला तो उस हवाले से उस बात को आगे लेके चले। मगर मेरा ख्याल है ये एक अहम डिस्कशन है विच वी शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम। और यकीनन 18वीं तरमीम एक उस टाइम पर सब ने मिल के एक फ़ैसला किया और उसके कुछ प्रोज भी हैं। और जिस तरह किसी भी कानून साजी या इस तरह के गवर्नेंस मॉडल में चेंज जब लाया जाता है तो उसके कुछ एस्पेक्ट्स बेहतर होते हैं और कुछ एस्पेक्ट्स के अंदर आगे बेहतरी की मज़ीद गुंजाइश होती है। मेरे ख्याल से हमें NFC को भी और 18वीं तरमीम को भी इसी तनाजुर में देखना चाहिए। NFC के ऊपर ऑलरेडी नेशनल फाइनेंस कमीशन नया तश्कील दे दिया गया है जिसके ऊपर फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर और सूबाई वज़राए ख़ज़ाना कंसल्टेशन कर रहे हैं विद एन ओपन माइंड। आई थिंक दैट ऑल द यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन जिसमें सूबे और वफाक शामिल हैं, वो अगर विद एन ओपन माइंड दे शुड सी कि पिछले 10-15 सालों के अंदर क्या नताइज रहे हैं, फिस्कल नताइज भी फाइनेंसिस के और ओवरऑल भी, और उसके अंदर चाहे गवर्नेंस के अंदर हमें कोई मज़ीद बेहतरी करनी हो या NFC अवार्ड के अंदर एडजस्टमेंट करनी हो जिसमें रेवेन्यू और अखराजात का बेहतर अगर कोई फार्मूला बन सकता है तो हमें बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस हवाले से मेरी गुजारिश होगी एवरीवन शुड हैव एन ओपन माइंड। मेरी ज़ाती राय है 18वीं तरमीम के हवाले से कि उसका एक अनफिनिश हिस्सा भी है। वफाकी हुकूमत से सूबों तक तो पावर डिवॉल्व कर गई, मगर आगे अभी भी लोकल गवर्नमेंट्स की सतह तक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स 3rd टियर तक डेवोल्यूशन या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड्स फॉर एग्जांपल जिससे सूबों से नीचे जाना था वो अभी तक नहीं मुकम्मल हुआ। तो ये सारी वो बातें हैं। मेरे ख्याल से इस बात पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए कि ये गुफ्तगू क्यों हो रही है। इस पंजाब में भी होने चाहिए और इस्लामाबाद में भी। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आई थिंक एज ए नेशन वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी नहीं हो रहे, इन द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म हमारे जो बेसिक सर्विस डिलीवरी इश्यूज हैं ऑन द ग्राउंड, मेरे ख्याल से पंजाब हुकूमत इज डूइंग अ वे बेटर जॉब ऑफ डिलीवरी ऑन द ग्राउंड। ऐसा हो सकता है कि एक जुमला कि क्या ये हो सकता है कि आप पहले करवाएं पंजाब में और इस्लामाबाद में लोकल बॉडीज इलेक्शन और इख्तियारात निचली सतह पे प्रैक्टिकली मुंतकिल करें, फिर प्रेशर दें कि 18वीं तरमीम। प्रेशर की बात नहीं है ना जी। देखिए ये एक नेशनल डिस्कशन है ना जी। देखिए मेरा तो ख्याल है उसके अंदर हम सब ने इज्तिमाई फैसला करना है ना जी। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर मेरी समझ से ये बात बाहर है कि एक बहुत मेजर एक आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर का मामला है, उसके ऊपर अब उसको होए भी तकरीबन कोई 15 साल से ज़ायद हो गए, उसके ऊपर क्यों गुफ्तगू नहीं हो सकती कि उसके कौन से हिस्सों ने काम किया है और कौन से हिस्से जो हैं वो बेहतरी की गुंजाइश है। मेरा ख्याल है वी शुड ऑल वेलकम दिस डिस्कशन जस्ट लाइक वी वेलकम अ डिस्कशन ऑन एनी नेशनल इशू एंड इसके अंदर जहाँ पर भी बेहतरी की गुंजाइश हो उससे हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं बिलाल पे कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बिलाल अज़हर कियानी साहब से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और तीरा के बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। बिलाल अज़हर कियानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बिलाल, एक सियासी खबर के ऊपर आपसे बात करनी है। सोहेल आफरीदी ने रद्द-ए-अमल दिया है, उन्होंने कहा है जी माफ़ी मांगे फेडरल गवर्नमेंट मुझसे, जरगा वो बुलाएंगे क्योंकि जो उनके MN हैं उन्होंने कहा है कि हमें ज़बरदस्ती कहा है कि अपने लोगों को यहाँ से निकालें। आपकी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने बाकायदा एक वजाहत दी है, उन्होंने कहा है जी आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के 4 बिलियन के पैसे भी अरेंज किए थे, अगर उनको डिस्प्लेस किया जाने की ज़रूरत पड़ी मुमकिन तौर पर रज़ाकाराना तौर पर, सारी वजाहत आ चुकी है। लेकिन सोहेल आफरीदी ने कहा है कि वो जरगा बुलाएंगे और लोगों के थ्रू ये कन्वे करेंगे कि ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है तीरा में। जी देखिए बात ये बतूल साहिबा, सोहेल आफरीदी साहब तो माजरत के साथ किसी पोजीशन में नहीं है कि माफ़ियों का मुतालबा करें। मैं माजरत के साथ इस चीज़ पे बड़ा क्लियर हूँ। PTI
इट्सेल्फ पीटीआई के सीएम्स ने आके अभी तक जितनी बातें दहशतगर्दी के हवाले से की हैं या खैबर पख्तूनख्वा में अफवाज की जो ऑपरेशंस हैं उसके हवाले से की हैं, वो वही बातें हैं जो मोदी करते हैं। और मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह माफ़ी की बात करते हैं। बकिया आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की क्लैरिफिकेशन की बात कर दी और चलें उन्होंने वो बात कर दी, मगर मेरा ख्याल है सबसे पहले किसी भी मौजू पे वफाकी हुकूमत से मुतालबे करने से पहले सुहेल आफरीदी साहब और उनकी हुकूमत को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि क्या वो उस ट्वीट के साथ खड़े में जो उस शख्स ने अडयाला में बैठे हुए शख्स ने जिसने ट्वीट इशू किया था जिसमें वो अपनी अफवाज के ऊपर दहशतगर्दी और अफ़गानिस्तान के साथ मामलात जानबूझकर भड़काने के इल्ज़ामात लगा रहा है और ये कह रहा है कि कोई भी पीटीआई का शख्स अगर एनडीयू वर्कशॉप पे जाता है तो ये शर्मनाक बात है। और आप ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, इनके प्रीडिसेसर ने अली मीन गंडापुर साहब ने भी, जो मोदी सरकार ने इंडिया ने FATF में बाकायदा अपने उसमें केस में उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। तो मेरा ख्याल है जो सुहेल आफरीदी साहब को करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में रुकावट बनने के बजाय आप एक उसमें हिस्सा डालें, आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में एक हिस्सा डालें। बकिया हुकूमत पाकिस्तान देखिए और रियासत जो है और अफवाज हमारी जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं दहशतगर्दी को उखाड़ने के लिए। इसकी वज़ाहत आगे हम में से बेशतर लोग ये कन्विंस्ड हैं, ये तो बहस ही नहीं है कि वो इंटेलिजेंस ये बहस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस चीज़ को क्वेश्चन किया जाता है। पीटीआई और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो फ्रंट लाइन पे है, वज़ाहत मिली है ना बिलाल, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि मुझे भी ऑपरेशन करके मारने का बनाया हुआ प्लान, और वो सिटिंग सीएम है, वो इदारे के देखिए जी, ये तो वही एतराज़ात हैं जो इमरान खान करते रहे, तो ये फेडरेशन के लिए खतरा है। नहीं, ये तो बातें करना मेरे ख्याल से अहमकाना बात है। और मेरा ख्याल है अगर आप देखिए पीटीआई का सारा तर्ज सियासत ही डिवाइसिव है और सुहेल आफरीदी साहब को बुनियादी तौर पे CM KP ही इसलिए बनाया गया है और ये स्टेटेड पोजीशन है पीटीआई की। ये मैं कोई पेशन कोई नहीं कर रहा। उनसे ये कहा गया कि जनाब आपका एक हदफ है कि आपने इमरान खान को बाहर निकालना है और आपने स्ट्रीट मूवमेंट करनी और एजिटेशन करनी। लेकिन बिलाल ये वज़ाहत करें क्योंकि आप गवर्नमेंट है, आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन लोकल्स की जो इन्वॉल्वमेंट है फॉर द क्लैरिटी दैट व्हाई द ऑपरेशन इज बीइंग डन इज सच अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कि उसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। जो फौज भी कर रही है, जो आप भी कर रहे हैं, जो पीटीआई भी कर रही है, लेकिन लोकल्स को इंडिविजुअली क्यों ट्रीट कर रहे हैं? ये क्यों नहीं हो पा रहा कि जो गवर्नमेंट कह रही है वो लोकल्स माने और फौज कह रही है कि लोकल्स खवारिश के खिलाफ हैं, हमें शिकायत लगाते हैं, वो हमारे साथ एक पेज पे, लेकिन सुहेल आफरीदी के साथ क्या कंफ्यूजन है? लोकल साहब तो देखिए ना, ये अच्छा सवाल है आपका। देखिए मैंने तो देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फाटा के हमारे ट्राइबल एल्डर्स के साथ, मशीरान के साथ, उनके साथ 1-2-3 घंटे की नशिस्त पहले भी की थी और चंद दिन कबल भी KP की एक सिक्योरिटी वर्कशॉप के लोग आए हुए थे और वहाँ पे सबने अपनी बातचीत की। तो हुकूमत और रियासत और अफवाज तो देखिए मुकम्मल तौर पर हमारे जो वहाँ पर बहन भाई बुज़ुर्ग हैं, तीरा में हों, फाटा में हों, उनके साथ इंगेज भी है और उनकी मशावरत और राय के साथ आगे समझती है कि हमने इस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना है, उस तरह जिस तरह हमने 2013 से 18 में रद्द से हटाया था। इनको कितना बर्दाश्त करेगी, क्योंकि अब ये ऑपरेशन के रास्ते में आ सकते हैं ऐसे बयान। ये आज लोकल्स एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। देखिए आज यही मसला है कि पीटीआई बार बार एक ऐसे मामले को जिस पे हमें एक यकजहती चाहिए, जिसके ऊपर सिंगुलैरिटी और मैसेजिंग चाहिए, पीटीआई बार बार इसको ऑब्फस्केट करती है, पीटीआई बार बार इसको जानबूझकर धुंधला करती है और आप दहशतगर्दी के हवाले से वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं बजाय इसके कहना कि बिल्कुल दहशतगर्द को तो दहशतगर्द कहते हुए इनकी जान जाती है। आपको याद होगा बयान जो इनके अभी मशीर इतलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनसे पूछा गया था TTP के हवाले से, तो उसको दहशतगर्द कहते हुए कतरा रहे। लेकिन फिर उन्होंने दीगर प्रोग्राम्स में कहना शुरू कर दिया जब उन्हें रियलाइज हुआ कि देखिए वो रियलाइज ये झिझक ही क्यों? देखिए इस तरह नहीं हो सकता। हमारे जवान, हमारी लेकिन बिलाल अब आप करेंगे क्या? क्योंकि इदारे ये कहते हैं कि हम वही कर रहे हैं जो हम गवर्नमेंट के साथ मिलके हमारा एक कानून का रास्ता है। अब आप सुहेल आफरीदी को कैसे टैकल करेंगे? देखिए क्या आप उनको भी हेट स्पीच में डाल देंगे जेल में या नफरत फैलाएंगे? देखिए बात ये है, देखिए कानून कोई अपने हाथ में लेगा तो उसको तो कानून पर हरकत में आएगा, मगर मेरी ये गुजारिश है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो CM हैं, मतलब कि आप अपनी ज़िम्मेदारी समझें। आज अगर दहशतगर्दी हो रही है और रोज़ाना हमारे जवान अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रहे हैं और जान दे रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में,
तो और आप एक उस सूबे के सीएम हैं जो फ्रंट लाइन पे उस जंग के, तो आप आवाम के सामने आके बताइए कि आप काउंटर टेररिज्म में क्या कर रहे हैं, आपकी फोरेंसिक लैब कहाँ पर है। आपको अगर जाफ़र एक्सप्रेस हमले के बाद या पहलगाम वाक़े के बाद या जाफ़र एक्सप्रेस हमले के बाद बिलखुसूस दावत दी जाती है कि दहशतगर्दी ये बात करते हैं, आप उसमें नहीं आते क्योंकि एक शख्स की जो रिहाई है वो आपको ज़्यादा अजीज़ है। इसी तरह रिसेंटली ये नए सीएम भी, इनको भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दावत दी थी एक मीटिंग पे, जिसके अंदर सारे सीएम्स मौजूद थे, ये नहीं आए थे। तो आपको अपनी जिम्मेदारी का और इन कुर्बानियों का इदराक है, या आपकी सारी जो सियासत है वो एक शख्स की रिहाई तक और आपकी ज़ात और आपकी जमात की ज़ात तक महदूद वो है? कह रहे हैं कि मुझे तो इन्फॉर्म ही नहीं करते जब कोई शहीद नहीं, हो इनको जाता। बुलाया गया था मीटिंग के अंदर। आप वो कहते हैं जब कोई शहीद हो जाता है मुझे नहीं बताता। नहीं, तो आप सूबे के कौन से सीएम है जिनको पता नहीं है? आपकी तरजीह नहीं है, क्योंकि आपकी तरजीह क्या है? आपकी तरजीह मीडिया टीम होती है, आपको खुद नहीं जी, आप सीएम हैं, आपके नीचे पूरा ढांचा है, आपके नीचे पुलिस है। मैं अपने हल्के का एमएन हूँ, मैं आपसे आके अपने हल्के के बारे में कह दूं कि मुझे नहीं पता था, तो आप कहेंगे कि आप कौन सा आपका हल्का और क्या आपको समझ है। तो ये बहुत ही मेरे नज़दीक तो अनबिलीवेबल सी बात है कि सीएम ऐसी बात कहते हुए भी उनको शर्मिंदा होना चाहिए कि मुझे नहीं पता। तो मेरा ख्याल है जी, इसमें आपको पीटीआई को ये अब सोचना पड़ेगा कि उसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी और अपने सूबे में दहशतगर्दों का खात्मा करना है और सर्विस डिलीवरी करनी है, या दूसरे सूबों का दौरा करके पहिया जाम हड़तालों की कॉल देनी है। ये माइंडसेट का चेंज रिक्वायर्ड है यहाँ पर भी, अडियाला में। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छा तज्जिया करते हैं। हमाद हसन साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी तज्जिया निगार। हम स्पेसिफिकली बात करेंगे केपी के हवाले से। जी जनरल साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह की जहनसाजी हो रही है इसका कितना नुकसान होगा, क्योंकि पहले ही मुल्क में इतनी पोलराइजेशन है, टीटीपी का मसला अपनी जगह पे बरकरार है और इस रवैये के साथ तो फासले और भी बढ़ेंगे, क्योंकि केपी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये पोजीशन इख्तियार की है कि लोग अपनी मर्जी से नहीं जा रहे। पाकिस्तान का फेडरल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जिरगा बुलाएंगे, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि जिरगा बुला के ये इकदाम किए जा रहे हैं। तो व्हाट्स गोइंग ऑन एग्जैक्टली? जी, आई थिंक देखें, इस वक्त जो केपी की सिचुएशन है ये पाकिस्तान की एक वॉर है जी। इसको पाकिस्तान की वॉर ही समझना चाहिए। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा जुल्म हम ये करेंगे कि अगर हम सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का या पख्तून एक इशू क्रिएट करेंगे तो ये तो हेल्प करेगा जी, इट विल नॉट हेल्प द वॉर। और इस क्लैरिटी के साथ ही हमें जाना चाहिए आगे। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, आई 100% एग्री कि ये एक पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनको ओनरशिप के साथ ये चीज़ें आगे लेकर जानी है, लेकिन पर्पस ये होना चाहिए कि वी हैव टू फिनिश दिस वॉर, वरना तो ये लोग इंटिमिडेट कोर्स होंगे जी अपने, अगर पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की वजह से हम इस वॉर को डिस्टर्ब करेंगे तो वी आर गोइंग नोवेयर एंड दैट इज अ वेरी डेंजरस फिनोमेना। अब देखिए, जिरगा की जो बात है, जो बातचीत है, एक तो स्टेट पहले डिसीजन ले चुकी है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। जो स्पेशली पाकिस्तान के टीटीपी के लोग हैं इनके साथ तो उन्होंने फैसला कर लिया कि जी इस वक्त तो कोई बातचीत का इनका मूड नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इससे पहले आपको याद होगा, प्रॉब्ली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमाद साहब को बेहतर पता होगा, अगस्त 25 में भी एक जिरगा किया गया था बाजोड़ के अंदर, जो लोकल जिरगा आप उसको कहें, टीटीपी के लोगों से। उसकी आउटकम्स क्या थी? आउटकम यही थी कि 8-9 सेशन, 7-8 सेशन होने के बाद उन्होंने 3 जगहों पे अटैक कर दिया। तो आई थिंक वी हैव नथिंग टू ऑफर टू देम। जिरगा से आपने डिसीजन लेना है कि कैसे करना है, कैसे, लेकिन ऑपरेशनल एक नेसेसिटी है। और जनरल साहब, यहाँ पे मैं ये भी दोहराना चाहती हूँ कि जो रीसेंट ब्रीफिंग थी जो दी गई है, उसमें जब ये सवाल पूछा गया कि क्या केपी की गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है, तो उन्होंने कहा इट्स वेरी मच ऑन बोर्ड। और अगर तलाल चौधरी ये बात करें तो वो जिम्मेदार पोजीशन पे है, आपको उनकी बात को सीरियसली लेना चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए। व्हाट एल्स वी वांट? क्या अब हम एक एक शहरी को तो पकड़ के नहीं बताया जा सकता ना कि ऑपरेशन क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा, लेकिन ये टैक्टिक्स पॉलिटिकली तो करेक्ट नहीं लग रहे हैं और बहुत थ्रेटनिंग लग रहे हैं ये। देखिए राजपूत, बात इस तरह है कि हर कोई अपनी पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी वजह से, कई लोग जो हैं वो अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की वजह से, सीरियस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉर है। इस वॉर को आसान मत समझिए, इस वॉर को बड़ा लेसन थ्रेट मत समझिए। एनवायरनमेंट इन 2003-4 और थी, 7-8 में और थी, 14 में बिल्कुल डिफरेंट थी, और आज की वॉर इज डिफरेंट विद द न्यू शेप।
और ये जो अफगानिस्तान का भी जो फैक्टर के साथ लगा हुआ है, ये एक नया अफगानिस्तान है, नया नॉट अफगानिस्तान बट जो तहरीक तालिबान की अब की जो लीडरशिप है, इस वक्त जो लीडरशिप, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और प्लेयर्स रीजन के बीच में आ गए हुए हैं, स्पॉयलर्स बीच में मौजूद है, प्रॉक्सी स्पॉन्सर्स मौजूद हैं, तो दिस इज इन अ न्यू शेप। फिर $7.2 अरब का वेपनरी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो दिस इज अ सीरियस एनिमी। और एक चीज याद रखिएगा, जब इंस्टेबिलिटी होगी, ये तो गारंटीड है ये चीज कि कभी यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, वो आगे ही बढ़ेंगे, इनकरेज होंगे। देखे ना, अफगानिस्तान से अमेरिकन चले गए, ठीक है जी, तालिबान का गिला शिकवा होगा कि शायद पाकिस्तान ने अमेरिकन को सपोर्ट किया, वो भी नाराज है। नॉर्दर्न अलायंस पाकिस्तान से इसलिए नाराज है कि इन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने एक्चुअली स्टेबिलिटी को सपोर्ट करना चाहा कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के बगैर पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सकता, उस स्टेबिलिटी को सपोर्ट किया। अब ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए, अपनी इकोनॉमिक कंजम्पशन के लिए, और अनफॉर्चुनेटली कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेक्सस क्रिएट करते हैं, ट्रायंगुलर नेक्सस क्रिएट करते हैं बिटवीन क्राइम, पॉलिटिक्स एंड टेररिज्म। और जन साहब यहाँ पे ये इस नुक्ते को दोहराना जरूरी है कि केपी की हुकूमत की रिलीफ, बहाली और आबादकारी के लिए 26 दिसंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके इट इज़ पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट, और उसमें कहा गया कि 4 अरब रुपए की रकम जारी की गई है तीरा वैली के लिए और बाज़ इलाकों के लिए जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, कि लोगों को कहा जाए एक सर्टन लेवल पे जो रज़ाकाराना तौर पे जाएं, टेम्परेरीली जाएं या अपनी मर्ज़ी से जाएं, या मुमकिन तौर पे उन्हें जाना, तो ये पेशगी तैयारी है और ये पैसे दिए गए हैं। और ये भी कहा गया कि ये वहाँ के जो जरगे के बड़े थे, उनकी बाकायदा उनके साथ डिस्कस करके ये रकम भी अरेंज हुई। तो ये कैसे हो गया कि इतनी बड़ी रकम भी अरेंज्ड है, जरगे को भी पता है, और उसके बाद केपी के मिनिस्टर ये बात करें कि लोगों को ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है? तो दिस इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग नाउ। There is no confusion. They are also very clear. This is the political consumption, which is very dangerous. देखिए, मैं एक जिम्मेदार शख्स हैं, जो भी मिनिस्टर साहब हैं, वो उनको समझने की जरूरत है कि वॉर इज अ सीरियस थिंग। इसके साथ जितना हम इसको फिडल कम करें, वो उतना केपी के लोगों के लिए नुकसान किसका हो रहा है, मुझे बताइए ना। खैबर पख्तूनख्वा का नुकसान हो रहा है, केपी के लोगों का हो रहा है, जहाँ पे इंस्टेबिलिटी बढ़ती चल जाएगी। ऑपरेशन नहीं है करेंगे तो आप फ्लश आउट नहीं करेंगे तो कल आपकी इंटिमिडेशन कोरिजन फोर्सेस ने और ज्यादा करनी है, इन लोगों ने और करनी है। दिस इज फॉर द रेगुलरिटी ऑफ लाइफ, रेगुलरिटी ऑफ फंक्शनैलिटी। और स्टेट जितनी स्ट्रांग होगी, केपी जितना स्ट्रांग होगा, देखिए ये पॉलिटिक्स के भी नुकसान होगा। अगर ये लोग समझ रहे हैं कि जी हम इस पे पॉलिटिक्स करेंगे, तो उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ पे पॉलिटिक्स करेंगे, पावर पॉलिटिक्स करेगी। आप आइन में रह के फिर पॉलिटिक्स भी कोई नहीं कर सकेगा, ये याद रखिए। और जल साहब, मुझे याद है कि 2004 के बाद जब ये ज़्यादा चीज़ें इंटेंसिफाई होना शुरू हुई और एक आइडियोलॉजिकल डिबेट भी शुरू हो गई कि क्या टीटीपी और टीटीए साथ हैं, नहीं, उस पर टीटीए ने भी एक वजाहत भी दी। तो मुझे याद है कि उस वक्त भी इतना ज़्यादा लोकल्स के ऊपर पॉलिटिक्स भी नहीं होती थी और लोकल्स की बुनियाद के ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं की जाती थी। उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता था या फिर लिया ही नहीं जाता था। लेकिन अब लोकल्स क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, वो एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट भी बहुत क्लियर है कि आप जाके उनसे बात करें। फौज जाके मिल रही होती है, अच्छी बात है, सियासतदान भी जाके मिले, लेकिन ये अब एक ऐसा फैक्टर बन गया जिसके ऊपर प्लेग्राउंड नज़र आ रहा है मुझे। देखिए, एक चीज तो फंडामेंटल है कि दिस हैज टू बी अ नेशनल एफर्ट। वॉर जो होती है वो नेशंस लड़ती हैं जी। जब तक होल ऑफ ए नेशन अप्रोच नहीं होगी, ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं या जो किनेटिक है राजपूत, ये तो 30-40% ऑफ द स्ट्रेटजी है। रेस्ट ऑफ द स्ट्रेटजी तो इज लाइंग समवेयर एल्स, सोशल इकोनॉमिक प्रॉन्ग में, पॉलिटिकल प्रॉन्ग में, तो वो उन्होंने लीड करनी है। दे हैव टू वॉर। ये अगर कह देना कि जी ये सिर्फ वॉर जो है वो मिलिट्री का काम है, पॉलिटिक्स और बाकी चीजें इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी और, ऐसे होता नहीं है। ये ट्रांसेंड करती रहेगी। इट हैज टू बी लेड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप। अब देखिए ना, अवामी नेशनल पार्टी एक फोर्स ऑफ ऑर्डर थी, आज उसकी टेररिज्म की वजह से कहाँ। जल साहब, ये जो आपने बात की ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप को करना चाहिए, मैं इसी से कंटिन्यू करूंगी। हमाद साहब भी हमारे साथ हैं। हमाद साहब, आई फाइंड इट रियली डिस्टर्बिंग बिकॉज वी यूज टू अटेंड ब्रीफिंग्स ऑफ आवर्स एंड आवर्स। वो लोग उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग टीवी पे भी देखते हैं। मुझे अफसोस बीइंग अ जर्नलिस्ट और बीइंग अ पाकिस्तानी होता है कि ये इसमें क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है। हमाद साहब, आप वहाँ पे रिपोर्ट करते रहे हैं, आपको वहाँ के पल्स का पता है। मैं अभी जल साहब से भी पूछ रही थी कि 2000 से ऑनवर्ड्स लोकल्स को या तो कॉन्फिडेंस में लिया जाता था या बस इन्फॉर्म किया जाता था कि ये हालात हो गए, ऑपरेशन हो रहा है, या बड़े पैमाने पे हो रहा है, छोटे पैमाने पे हो रहा है। अभी इदारों में भी ये रियलाइजेशन है और पॉलिटिकल पार्टीज में भी
कि हमने इनको साथ लेके चलना है, लेकिन उसके ऊपर सियासत हो रही है। देखिए अजीब मुअम्मा है यहाँ पे ऑपरेशन से पहले जो तिरा का जरगा था जिसकी क़यादत ज़ाहिर शाह अफरीदी कर रहे थे, जो एक अहम एल्डर हैं कौमी वहाँ के कौमो मलिकदीन खेल और दूसरे अक़वाम के हवाले से सिपा कौम मुख्तलिफ अक़वाम है, तो उनकी क़यादत में एक जरगे ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो तवील जरगे किए, जिसकी क़यादत कमिश्नर पेशावर और डिप्टी कमिश्नर खैबर कर रहे थे और 24 नुकात पर इत्तेफाक राय हो गया था। तो वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किसकी थी? वो इसी सूबाई हुकूमत की थी, इसी पीटीआई हुकूमत की थी, और वो लम्हा लम्हा ज़ाहिर अपने चीफ मिनिस्टर से हिदायत ले रहे थे। फिर शिफ्टिंग के मामलात भी तय पाए थे, ट्रांसपोर्टेशन के मामलात भी तय पाए थे, ये भी तय पाया था कि तमाम फैमिलीज को 50,000 रुपए एक महीने के दिए जाएंगे, ये भी तय पाया था कि जिनके तो हमाद साहब सॉरी, मैं एक्चुअली ज्यादा सवाल है आपसे पूछने के लिए, शॉर्टली ये बताइएगा कि पार्शियली डैमेज हो तो वो जी हमाद साहब, सोहेल अफरीदी को उस वक्त नहीं पता था कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मामला तय पा गए हैं, क्योंकि ही सीम्स टू बी इल इन्फॉर्म्ड अबाउट द सिचुएशन। सोहेल अफरीदी को ज़ाहिर तमाम मामलात का इल्म था। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मकामी जरगे तिरा जरगे के मुज़ाकरात जो हो रहे थे, जिसमें तमाम अक़वाम शामिल थे, मलिकदीन खेल, सपा और दूसरे तमाम अक़वाम, तो वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 24 नुकात पर मुत्तफिक हो गए थे, और वो 24 नुकात सोहेल अफरीदी के सामने, सूबाई हुकूमत के सामने रख दिए गए थे। फिर उन्हीं बुनियादों पर तमाम फैसले हुए थे कि जो फैमिलीज होंगे, शिफ्ट करने वाले फैमिलीज, तो हर फैमिलीज को 50,000 रुपए माहाना देंगे। ठीक है जनरल साहब, ये जिरगे तक की नौबत आएगी या उससे पहले मामला सेटल हो जाएंगे? क्योंकि अगर जिरगा हो गया और ये मौक़िफ़ आगे बढ़ गया तो ये तो इट्स गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल डिजास्टर। जी बिल्कुल, आई थिंक हमें इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, ये और इमीडिएटली एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विल, कि विल अभी शो करनी है आपने, कि आया आप पहले डिसीजन तो ले लें कि आपने इस मिनेस को लड़ना है या नहीं लड़ना। जितनी आप कंफ्यूजन मैंने बताया कि अपनी कंजम्पशन के लिए इन ऑल डोमेन्स करने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक वी आर नॉट हेल्पिंग द कॉज, वी आर नॉट हेल्पिंग पाकिस्तान, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये फिर फोर्सेज ऑफ ऑर्डर आज तो बड़ा शायद एक एंगल से चीज़ों को देख रही हैं, लेकिन ये फोर्सेज ऑफ ऑर्डर की स्पेसेस स्क्वीज होंगी, विच इज़ मोर डेंजरस। मुझे तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी देखे ना, आप इंडिविजुअल से निकल जाएं, आप पार्टी से निकल जाएं, आप पाकिस्तान के फ्यूचर को देखें। क्या पाकिस्तान के फ्यूचर की जो पॉलिटिक्स है, जो सीरियसली हैम्पर हो रही है वॉर ऑन टेररिज्म, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के खिलाफ हम पॉलिटिक्स भी नहीं कर बहुत सकेंगे। शुक्रिया आप दोनों का। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।